सही है, सही है सर। के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने पोलराइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत स्टार्ट किया हुआ था, तो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। तो मैंने ये बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी इंसुलेटर को जो हम देंगे, अगर वो बहुत ज़्यादा है और वो इस काबिल है कि उससे इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर सके, तो फिर वो एटम आयनाइज्ड होगा। ठीक है, यानी उसे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और अगर वो इतनी नहीं है कि वो उसको आयनाइज कर सके, यानी इतनी काफ़ी नहीं है, कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो अप्लाई की है वो कम है, तो फिर आयनाइजेशन तो नहीं होगी, अलबत्ता पोलराइजेशन हो जाएगी, यानी वो पोलराइज हो जाएगा। पोलराइजेशन के क्या मतलब है? अलाइनमेंट हो जाएगी उसकी, यानी उसके पोल्स बन जाएंगे। सही, पोलराइज्ड का मतलब है पोल्स का बनना। ठीक है, तो उसके पोल्स का बनने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्जेस वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो होगा उसकी तरफ चले जाएगा, पॉजिटिव जो होगा वो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। अभी मैं फिगर से उसकी कुछ थोड़ी बहुत डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों को दूंगा। ये देखें, यानी अब ये देखें, लास्ट उसमें हमने पढ़ा था कि अब ये नॉर्मल हालत में होता है तो वो इस तरह होता है। ठीक है, यानी बीच में प्लस और साइडों पे माइनस। सही है, जो ही मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो इस साइड पे है, तो इस साइड का मतलब ये है कि ये वाला साइड पॉजिटिव है और ये दूसरा वाला नेगेटिव है, यानी दिस साइड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। सही, और ये वाला नेगेटिव है। सो क्या होगा कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरह हैं। तो अब ये देखिए नेगेटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए और ये वाला जो पॉजिटिव है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। ये देखिए ये एलोंगेट हो गया, इस तरह फैल गया, अंडे की शक्ल बन गया। यानी पहले ये इस तरह था, जैसे ही, मगर जब फील्ड में नहीं रखा था तो इस तरह था, जब फील्ड में रखा तो फिर वो इस तरह हो गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। सही, और ये उसमें होता है जब पहले से पोलर ना हो। देखिए मैंने बताया था कि डाइलेक्ट्रिक का स्ट्रक्चर वाइज दो किस्म के वो हैं, एक पोलर है और एक नॉन पोलर है। पोलर इसे कहते हैं जिसमें पहले से पोल्स बने हों मगर उनकी अरेंजमेंट नहीं हुई, उनकी अलाइनमेंट नहीं हुई। और जो नॉन पोलर है वो पहले से पोल्स नहीं बने हुए होते, नॉन यानी कॉर्नर्स की तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं गए हुए होते। अगर आप इसको देखें तो ये पोलर की मिसाल है। सही, तो ये देखें ये वाला साइड पॉजिटिव है, ये वाला, ये वाटर की एग्जांपल है, H2O वाटर। H2O में आपको पता है दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। तो देखिए ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। अब इसमें पोल्स पहले से बने हुए हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यानी देखिए ये वाला ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एक साइड पे है और नेगेटिव दूसरे साइड पे, और इन दोनों के बीच फासला है और इनमें कुछ एंगल भी बना हुआ है। तो पहले से पोल्स बने हैं, देखिए इसको देखें, ये भी पहले से पोल्स बने हैं मगर इनकी अरेंजमेंट नहीं हुई। देखिए कुछ इस तरह हैं तो कुछ इस तरह हैं, कुछ इस तरह हैं, कुछ इस तरह हैं, अरेंज नहीं है मगर पोल्स पहले से बने हुए हैं। इनको पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक की मिसाल एग्जांपल्स हैं H2O है और एमोनिया है और HCl है। सही, और भी इसके अलावा भी हैं। ठीक है, और जो नॉन पोलर हैं वो पहले से उसमें पोल्स नहीं, ये देखिए अब ये नॉन पोलर हैं, ये इस तरह होते हैं, यानी देखिए इस साइड पे भी नेगेटिव, इस साइड पे भी नेगेटिव, पॉजिटिव, तो कोई एक साइड पे नेगेटिव या दूसरे साइड पे पॉजिटिव नहीं गए हुए होते। ये तब पोलराइज होते हैं जब इसको हम फील्ड में रखते हैं। देखिए ये फील्ड में, देखिए ई और एरो, एरो आपको पता है, मैंने बताया कि एरो इसको डिनोट करता है कि ये वाला साइड पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। जो टेल साइड होगा, टेल वो पॉजिटिव होगा और जो एरो हेड साइड होगा वो नेगेटिव होगा। सो अब देखें, अब ये जो ये वाला नेगेटिव है ना, ये इस साइड पे आ गया है। देखिए इस साइड पे आ गया क्योंकि ये वाला साइड पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। तो देखिए ये पहले सेंटर में था, अब ये सेंटर से थोड़ा देखिए मूव करके इस साइड पे आ गया है, वो अपनी अट्रैक्शन को शो की है। अब ये पोलराइज्ड हो गया है, अब इसमें पोल्स बन गए हैं मगर ये टेम्पररी
पोलर बन गया है, जब ये फील्ड हट जाएगा वापस इससे फिर यही बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो अब आज हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। ये इससे पहले मैं थोड़ा बहुत आपको वो पिछले लेक्चर का रिकैप कर रहा था। मैंने सोचा इस दौरान थोड़ी आपका वो रिकैप भी हो जाएगा और स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे। सही। सो पोलराइजेशन। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर सर मैं 2 हफ्ते हो गए क्लास ही नहीं ली, और 1 हफ्ता और भी है सर, मैं इधर ख़त्म पढ़ा रहा हूँ। जी 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 मैं खुद हाफिज कुरान हूँ सर, ख़त्म पढ़ा रहा हूँ, तो जी। उसकी मैं इस टाइम पे मैं यादाश्त करता हूँ जी। अच्छा, ठीक, सही है। तो काइंडली जी मेरे हाजिरियों में। ओके। सो पोलराइजेशन एंड टाइप्स। सही। अच्छा, सो पोलराइजेशन के तीन टाइप्स हैं, इसको और से सुने। सही। एक इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन है, दूसरा आयनिक पोलराइजेशन है और तीसरा ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। चौथा बस इनका सम है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक और आयनिक और इनका इन तीनों का सम जो है। ठीक है। तो अब आयनिक पोलराइजेशन किसे कहते हैं? जब मैं पोलर और नॉन पोलर को समझा रहा था तो उसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिए थे, तो इस तरह का एग्जाम्पल मैंने दिया था। सही। यहाँ पे ठीक है। ये वाला असल में इलेक्ट्रॉनिक टाइप है। ठीक है। उससे पहले तो मैं टाइप्स मैंने आपको नहीं बताए थे, मगर जस्ट आपको समझाने के लिए कि पोलर, ऑलरेडी पोलर क्या होते हैं और नॉन पोलर क्या होते हैं। सही। तो अब चूंकि हम टाइप्स पढ़ रहे हैं तो इस वजह से मैं आपको बताता चलूं कि ये वाला जो टेम्पररी डायपोल्स, ठीक है, ये ये वाला जो टाइप है ये इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन कहलाता है। सही। यानी कहने का मकसद ये है कि पहले से इसमें पोल्स नहीं होते, मगर जब इसको फील्ड में रखा जाता है तो इसके पोल्स बन जाते हैं, तो इस टाइप को इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन occur due to the displacement of nucleus and the negatively charged electrons in the positive direction when an external field is applied, and thereby a dipole moment is created in the dielectric। यानी पहले वो इस तरह होते हैं। सही। सेंटर में न्यूक्लियस और साइडों पे इलेक्ट्रॉन्स। सही। आप देखिए पोल्स की तरफ ये नहीं गए, मगर जैसे ही मैं इसको फील्ड में रखूंगा। सही। ये फॉर एग्जांपल ये वाला फील्ड जो है ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। अच्छा। सो अब फील्ड में रखा। सो अब क्या होगा, ये थोड़ा एलोंगेट हो जाएगा और ये पॉजिटिव साइड है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो चारों हैं ये इस साइड पे आ जाएंगे। सही। ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा और ये जो बीच में न्यूक्लियस है और उसमें प्रोटॉन है तो वो थोड़ा सेंटर से एक साइड पे चला जाएगा। तो ये देखिए ये एलोंगेट हो गया। तो इस टाइप ऑफ पोलराइजेशन की जिसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जो डिस्प्लेसमेंट हो वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स का हो। न्यूक्लियस इस साइड पर डिस्प्लेस हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स दूसरे साइड पर डिस्प्लेस हो जाए, डिपेंड करता है कि कौन सी फील्ड किधर अप्लाई है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे नेगेटिव अप्लाई है और यहाँ पे पॉजिटिव है तो फिर न्यूक्लियस इस साइड पर चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पे आ जाएंगे। तो इस टाइप ऑफ पोलराइजेशन को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। अच्छा, आयनिक पोलराइजेशन क्या होता है? आयनिक पोलराइजेशन में एनाइंस और कैटाइंस होते हैं। यानी एनाइन वो आयंस कहलाती हैं जो कि एनोड की तरफ मूव होती हैं, और कैटाइंस वो आयंस कहलाती हैं जो कि कैथोड की तरफ मूव होती हैं। आपको पता है कि एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो एनाइन जो होती हैं तो वो एनोड की तरफ जाती हैं, तो इसका क्या मतलब है कि एनाइन पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव होगा, तभी तो वो इसकी तरफ जाती हैं। और जो कैटाइंस हैं वो कैथोड की तरफ जाती हैं, तो इसका मतलब है कि कैथोड पे पॉजिटिव चार्जेस हैं तब ये कैथोड की तरफ जाती हैं। सही।
अच्छा, तो ये दोनों आयन्स हैं, ठीक। इसकी जो सबसे जबरदस्त मिसाल है वो है नमक की, सोडियम क्लोराइड। सही, सोडियम क्लोराइड भी है, पोटेशियम क्लोराइड है, लिथियम ब्रोमाइड है, सही। पोटेशियम क्लोराइड भी नमक है, आपको पता है या भी नहीं है, मगर पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, सो अब इसमें इस सोडियम क्लोराइड में जो एन है ये पॉजिटिव है और जो क्लोरीन है ये नेगेटिव है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, कैटाइन है, ये वाला कैटाइन, और और ये वाला एनाइन है। सही। अच्छा, तो अब इसमें ये क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और क्रिस्टल आपको पता है नमक का जो क्रिस्टल है, सही, क्यूबिक शेप का होता है। सो ये जो क्रिस्टल्स हैं इनमें थोड़ी वो क्रिस्टल थोड़ा एलोंगेट हो जाता है जब हम इसको फील्ड में रखते हैं। किस तरह, देखें, ये है इसका डेमो। ये उसका वो है क्यूब है NaCl का, ठीक है। इसमें Na ग्रीन कलर से शो किया है, और ये वाला Na को इन्होंने ब्राउन से शो किया है, और क्लोरीन को ग्रीन से शो किया है। ओके, अब देखिए ये एक ए फिगर है और एक बी है, सही है। तो इन दोनों में आप लोगों ने फर्क समझना है। ए को देखें, ये NaCl है, ठीक है। देखें ये Cl पे नेगेटिव और ये N है। देखिए ये फिर नेगेटिव लिखा है मगर साथ में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है कि ये भी क्या है, Cl ही है। ये N है, ये Cl है, ये N है। इन दोनों के बीच अगर आप फासला देंगे तो वो बराबर है, ठीक है। ये फासला बराबर है, और ये इसको मैंने किसी फील्ड में नहीं रखा, सही है। देखिए ये फासला जो है ये बराबर है, इसको मैंने किसी फील्ड में नहीं रखा। तो जैसे ही मैं इसको इलेक्ट्रिक, देखिए ये ई और ये एरो, मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो एरो टेल साइड है वो पॉजिटिव फील्ड को शो करेगा, ठीक है, और जो एरो हेड है ये नेगेटिव को शो करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस तरह। तो अब क्या होगा, आपको पता है कि ये जो Cl है, जब ये Cl है इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव की तरफ खिंचा चला जाएगा, उसकी तरफ मूव होगा इस तरह। और ये जो N है ये इस पॉजिटिव से दूर भागेगा, इससे दूर भागेगा और इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये जो नेगेटिव है, सही, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और इससे दूर भागेगा। तो यानी जब दूर भागेगा तब भी इस तरह जाएगा, और जब अट्रैक्ट होगा तब भी इस तरह जाएगा, सही। और ये वाला जो Cl है ये इससे दूर भागेगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो इस तरफ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये देखिए डॉटेड लाइन आपको शो कर रहा है कि इसका सेंटर पहले इस, यानी यहाँ पे था, इसका सेंटर यहाँ पे था, ठीक है। और इसका सेंटर, देखिए ये प्लस का सेंटर यहाँ पे था। तो अब क्या हुआ कि देखिए ये सेंटर से अब इसका सेंटर यहाँ पे आ गया है, ठीक, ये सेंटर से डिस्प्लेस हो गया है। इस डिस्प्लेसमेंट को डायपोल मूवमेंट कहते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सो अब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे जो अभी स्प्रिंग नुमा इन्होंने शो किया है ताकि आपको को आसानी से समझ आ जाए। देखिए इसका फासला पहले इस तरह था, ठीक है। अब ये देखिए, क्योंकि ये जो वो है क्रिस्टल का एटम है, ये इधर चला गया है। तो यार दामाइकुल बन साथे का ना मुस्तफ़ा। ओके, सो अब ये इधर चला जाए गया, तो इसकी वजह से देखिए यहाँ पे कंप्रेशन हुई। ये कंप्रेशन सिर्फ इस बात की इंडिकेशन है कि ये इस तरफ गया है, सही है। अब अच्छा, अब ये देखें, ये सेंटर से इस साइड पे चला गया है, इसका देखिए सेंटर यहाँ पे बनता है, मगर पहले इसका सेंटर यहाँ पे था, अब यहाँ पे, इसका मतलब है कि ये इस साइड पे गया है। इस साइड पे जाने की वजह ये कि ये प्लस है तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ओके, सो यहाँ देखिए अभी इस पास इस स्प्रिंग के उसको देखिए,
शेप को देखें, इसको देखें, अब ये एलोंगेट हो गया है। यहाँ पे कंप्रेशन है और यहाँ पे एलोंगेशन है, यहाँ पे फिर कंप्रेशन है, यहाँ पे फिर एलोंगेशन है, यहाँ पे फिर कंप्रेशन है, यहाँ पे फिर एलोंगेशन। उसकी वजह है कि ये इसकी तरफ जाएगा Cl, देखिए ये इन्होंने यहाँ पे एरोहेड से शो किया है, Cl को ग्रीन से शो किया, तो इस तरफ जा रहा है, और ये वाला इस तरफ जा रहा है, जो Na है ये इस तरफ जाएगा, Cl इस तरफ जाएगा, Na इस तरफ जाएगा, Cl फिर इस तरफ जाएगा। तो उसकी वजह से देखिए कंप्रेशन और रेयरफेक्शन आ गया है। सो कहने का मकसद ये कि अब ये जो मूवमेंट है, ये डॉटेड लाइंस की जो मूवमेंट है सी सेंटर है, इससे आपको ये अंदाजा लग सकता है कि ये यहाँ पे मूवमेंट हुई है। और इस टाइप ऑफ पोलराइजेशन को हम क्या कहेंगे, इसको आयनिक पोलराइजेशन कहेंगे। और इनको आयनिक पोलराइजेशन इसलिए कहते हैं कि ये आयनिक बॉन्डिंग जिसमें होती है तो उन मॉलिक्यूल्स में ही होता है, उन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में ये होता है। और NaCl जो है वो इसमें आयनिक बॉन्डिंग है। इसी तरह पोटेशियम क्लोराइड, इसमें भी आयनिक बॉन्डिंग है, लिथियम ब्रोमाइड में भी आयनिक बॉन्डिंग है। तो इनमें जब आयनिक बॉन्डिंग है तो फिर ये इसकी जो वो होगी पोलराइजेशन, वो कुछ इस तरह से होगी। सही, ओके। ओके, और थर्ड टाइप जो है वो ओरिएंटेशन पोलराइजेशन है। सही। सो अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो परमानेंट डायपोल्स हैं, यानी पहले से जो डायपोल्स बने हैं, उनकी अलाइनमेंट होगी, उनकी अरेंजमेंट होगी। सही। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो वाटर है, इससे पहले हमने पढ़ा, मगर उसमें मैंने ये बताया था कि इसमें पोल्स बने हुए हैं, इनकी अलाइनमेंट के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया था। तो यहाँ पे देखिए, या यहाँ से आप लोगों को और भी आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए ये वाटर की मिसाल एग्जांपल है, ठीक है। ये देखिए नेगेटिव साइड आपको नजर आ रहा है, ये है ऑक्सीजन और ये दोनों हैं हाइड्रोजन। इससे पहले जिस तरह हमने पढ़ा, ये दोनों हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये दोनों फिर हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये दोनों फिर हाइड्रोजन है, ये ये पोल्स तो पहले से बने हुए हैं, मगर ये रैंडम है, इनकी अरेंजमेंट रैंडम है, ये अरेंज नहीं है, एक ही तरतीब में नहीं है, इनकी तरतीब तितर बितर है। सही है। तो जैसे ही हमने इसको फील्ड में रखा इस तरह, ठीक है, तो क्या हुआ कि जो देखिए ये वाला ये नेगेटिव प्लेट, ये ठीक है, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट है, तो इस पे पॉजिटिव होगा। सही है। और इस पे है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट है, तो इस पे होगा नेगेटिव। सही। सो इनकी अरेंजमेंट को आप देख सकते हैं कि देखिए ये प्लस है तो नेगेटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, और पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव की तरफ इसकी मूवमेंट होगी। तो इसकी जो देखिए ये वाला साइड जो ऑक्सीजन है ये इस तरफ चले गए सारे, ठीक है, ये भी ऑक्सीजन इस तरफ, और जो हाइड्रोजन है वो इस तरफ, इसकी तरफ नेगेटिव प्लेट की तरफ हो गई। सही। तो ये वाला जो फिगर है ए, ये जब हमने फील्ड में नहीं रखा, विदाउट फील्ड, और जब हमने इसको फील्ड में रखा तो ये जो तरतीब बनी इस प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं। और ये जो पोलराइजेशन है ये इसको ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, ओरिएंटेशन रोटेशन को कहते हैं। ठीक है। इसमें पोल्स नहीं बने, पोल्स ऑलरेडी बने हुए हैं, बस सिर्फ इनकी मूवमेंट होगी। इनकी मूवमेंट को ये देखें, पिछले स्लाइड में शो किया है, ये देखें ये इस तरह है, तो इसमें टॉर्क इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, यानी टर्निंग इफेक्ट। सही। टर्निंग इफेक्ट ये है कि ये इसको इस तरफ खींचता है, ये इसके इस तरह, तो ये इस तरह बन जाता है। ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें अब 180 डिग्री है, इनका पॉजिटिव और नेगेटिव में 180 डिग्री है। और आप इसको देखें, इसमें जो वो है तरतीब नहीं है, अरेंजमेंट नहीं। जब हमने इसको फील्ड में नहीं रखा तो वो इस तरह है, जब हमने फील्ड में रखा तो फिर क्या होगा कि ये सारे तरतीब में आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा। सो अच्छा, टोटल पोलराइजेशन जो है वो इस तरह होगा कि यानी ई, ठीक है, और अल्फा ई जो है, अल्फा इज दी
मटेरियल कांस्टेंट, कि ये कौन सा मटेरियल है, इसको पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। सही। और इलेक्ट्रिक ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सही, जिस फील्ड में वो पड़ा हुआ है, लोकल फील्ड इसको कहते हैं, देखिए लोकल फील्ड। सही। सो अल्फा ई इज द इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल polarization. Alpha I is the polarizability for the ionic dipoles, और alpha D is the polarization for the dipolar polarization. इसको dipolar भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम जो है वो ओरिएंटेशन भी है। इससे पहले जो हमने ओरिएंटेशन पढ़ा था तो वो असल में यही डायपोलर ही है इसमें। सही। ओके। सो इनका जो सम है वो फिर एवरेज हम लेते हैं। ठीक है, पी ए वी का मतलब है एवरेज पोलराइजेशन। सही, एवरेज, एवरेज पोलराइजेशन। ओके। सो तीन टाइप के पोलराइजेशन हमने पढ़े। एक इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, सही है, जिसमें न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में डिस्प्लेस होते हैं जब फील्ड में रखा जाता है। दूसरा टाइप है आयनिक पोलराइजेशन के, जिसमें एनाइंस और कैटाइंस आपस में स्लाइटली डिस्प्लेस होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है स्लाइटली, बिकम स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। ठीक है। और इसको हम कहते हैं आयनिक पोलराइजेशन, और इसमें रोटेशन होती है। ओरिएंटेशन पोलराइजेशन में रोटेशन होती है, और इस रोटेशन की वजह से देखिए ये पहले अरेंज नहीं थे, अब ये अरेंज होके वो इस तरह बन गए। ठीक है। तो इस टाइप ऑफ पोलराइजेशन को हम कहते हैं ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। ओके। सो अब मैं दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। अच्छा, तो वो है इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। सही, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। और अब स्क्रीन शेयर है आपको। ओके। सो स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। हाँ, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन का है। अच्छा, सो अच्छा, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन किसे कहते हैं कि द फेल्योर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। मैंने आपको कल भी बताया था शायद, कि कल नहीं, सॉरी, लास्ट क्लास में, कि अब ये इंसुलेटर है और इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। सही। इसकी मिसाल इस तरह है, जिस तरह ट्रांसमिशन लाइन में जो इंसुलेटर्स लगे हैं, इस इंसुलेटर का काम क्या है कि ये अब देखिए इस फील्ड का काम ये है कि मैं इससे करंट को फ्लो करूं, कंडक्शन स्टार्ट करूं। और इस इंसुलेटर का काम क्या है कि ये इंसुलेट करे, उसको करंट को रो के रखे। सही है, इसको यानी कंडक्ट ना होने पाए। तो इस प्रॉपर्टी ऑफ द इंसुलेटर को हम इंसुलेशन कहते हैं। सो अगर अब इन दोनों में मुकाबला है, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस का ये है कि ये कोशिश करेगा कि कंडक्शन स्टार्ट हो, और इंसुलेटर का काम क्या है कि कंडक्शन ना हो। सही। तो अब इन दोनों में मुकाबला होगा, तो जो जीत जाएगा बस उसकी मानी जाएगी। अगर इंसुलेटर मजबूत होगा, इसकी इंसुलेशन इस इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस पे हावी होगा, तो कंडक्शन नहीं होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि ये एक अच्छा इंसुलेटर है, जो कि वोल्टेज को विथस्टैंड कर रहा है, उसको बर्दाश्त कर रहा है, उसको जाने नहीं दे रहा। हालांकि उस पर स्ट्रेस है, मगर फिर भी वो करंट को फ्लो होने नहीं दे रहा। तो इसको हम ये कहते हैं कि एक अच्छा गुड इंसुलेटर है, या गुड डाइलेक्ट्रिक
है। मगर अगर इस तरह हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये स्ट्रेस, इसकी स्ट्रेस इतनी ज़्यादा हुई कि वो इस इंसुलेटर के बर्दाश्त से बाहर हुई, उस बर्दाश्त को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सही, यानी किसी भी इंसुलेटर जो उसको करंट को विथस्टैंड करता है, वोल्टेज को विथस्टैंड करता है, तो उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। उस स्ट्रेंथ की बुनियाद पे ये करंट को रोके रखता है, उसको जाने नहीं देता। उस स्ट्रेंथ को, उस कुव्वत को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। अब अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर वो किसी भी इंसुलेटर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाए, फिर क्या होगा? फिर वो इंसुलेटर फेल हो जाएगा, फिर वो नाकाम हो जाएगा, फिर वो इंसुलेशन नहीं कर पाएगा। इस नाकामी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, ठीक, या डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अब ये जो है वो इसका ब्रेकडाउन हो गया है, ठीक है ना। तो ब्रेकडाउन का मतलब ये नहीं है कि ये टूट गया है, ये आपको देखने में बिल्कुल सही लगेगा, इसमें कोई क्रैक्स आपको नज़र नहीं आएंगे, फिजिकली आपको ये ठीक लगेगा, मगर ये अपने इंसुलेशन को नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब है कि ये इसका ब्रेकडाउन हो गया है, ये अब ये काम इंसुलेशन सही नहीं कर रहा। तो लास्ट क्लास में अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर आपने बूट्स पहने हैं, चप्पल पहने हैं, और आप लाइव वायर पे कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं और आपको शॉक लगा, इसका आपका ये ख्याल था कि मैंने तो रबर के चप्पल पहने हैं तो ये इंसुलेट कर पाएगा, मगर ये इसको इंसुलेट नहीं कर पाया, तो इसका मतलब है कि ये जो चप्पल है, इसका जो मटेरियल है, इसका ब्रेकडाउन हो गया है, यानी ये अब सही इंसुलेशन नहीं कर पा रहा। तो ब्रेकडाउन की समझ आ गई। फेलियर ऑफ इंसुलेशन को कहते हैं, फेलियर ऑफ इंसुलेशन की नाकामी। इंसुलेशन की कौन सी प्रॉपर्टी, यानी इंसुलेट ना करने की नाकामी, और या हम कहते हैं कि फ्लो ऑफ करंट अगर हो गया तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन अगर हो गया। सही। सो ये दो किस्म के हैं इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, एक लोकल और एक ग्लोबल। लोकल कैसे कहते हैं और ग्लोबल कैसे कहते हैं? इस तरह नाम से जाहिर है कि अगर किसी खास पॉइंट पे वो हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, और वो पहला नहीं है, यानी किसी खास एक, यानी फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, और एक खास स्पॉट पे ब्रेकडाउन हो गया, पूरा ब्रेकडाउन नहीं हुआ, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो हम फिर उसको कहते हैं इसका पार्शियल ब्रेकडाउन हो गया है। यानी पार्शियल आपको पता है ना, हाफ को कहते हैं या कुछ हिस्से को कहते हैं, तो इसका पार्शियली ब्रेकडाउन हो गया है, यानी कुछ हिस्से का ब्रेकडाउन हो गया है। और अगर ज़्यादा हिस्से का यानी ब्रेकडाउन हो जाए, ये अमूमन क्रैक्स की वजह से होता है कि क्रैक्स बढ़ते जाते हैं तो फिर पूरा इंसुलेटर ख़राब हो जाता है। तो फिर जब ज़्यादा हिस्से को, यानी 50 से अबव हिस्से का वो हो जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ये इसका ग्लोबल ब्रेकडाउन हो गया है, यानी कंप्लीट हम इसको कहते हैं। ये है लोकल ब्रेकडाउन, दिस इज दी पार्शियल ब्रेकडाउन, कुछ हिस्से का। और ग्लोबल ब्रेकडाउन, दिस इज दी कंप्लीट रप्चर, कंप्लीट पंक्चर। जो हम अमूमन यूज़ करते हैं ना, टायर पंक्चर हो गया, ये पंक्चर असल में इंग्लिश का वर्ड है, और इसका मतलब ये है कि यानी वो उसने अपना काम छोड़ दिया है। सही। तो इंसुलेटर के लिए हम पंक्चर का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इंसुलेटर का पंक्चर हो गया। इंसुलेटर पंक्चर होने का मतलब है कि इंसुलेटर ने अपनी इंसुलेशन खो दिए हैं। सही है। ओके। अब कोरोना, अच्छा कोरोना आप लोग जो है वो आजकल बड़ा नाम सुनते हैं, ये वो वाला कोरोना नहीं है। आजकल जो है वो तो वायरस है, और हम जो पढ़ रहे हैं, हमारे कोर्स का हिस्सा है वो कोरोना लॉसेस हैं। तो कोरोना भी पार्शियल ब्रेकडाउन की एक एग्जांपल है। सही है। तो उसमें खैर ये तो एक पूरा इसका एक चैप्टर है कोरोना का, मगर ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि
कि यानी कोई भी वो है ट्रांसमिशन लाइन है, और आप ट्रांसमिशन लाइन को देखेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, उसके इर्द गिर्द जो एयर होता है, वो एयर पार्टिकल्स उस इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस की वजह से आयनाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ स्पार्किंग सी देखने को मिलेगी, वायलेट ग्लो आप लोग को देखने को मिलेगा। देखिए ये वो ट्रांसमिशन लाइन है, सही, और यहाँ पे जो एयर है, यहाँ पे इसकी आयनाइजेशन हो गई होगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसको फिर कहते हैं कोरोना। मगर ये जो लॉसेस हैं ये इसका कंप्लीट एयर का नहीं होता, मगर पार्शियल का होता है, तो उस वजह से इसको यानी पार्शियल की कैटेगरी में हमने रखा है। इसके दो टाइप्स हैं, ऑडिबल कोरोना भी है और विजुअल कोरोना भी है। तो ऑडिबल जो है ऑडिबल और विजुअल, ऑडिबल में इस तरह होता है कि कुछ आपको हिसिंग नॉइस सुनाई देगी, तो इसको हम ऑडिबल कोरोना कहते हैं। और अगर आप लोगों को कुछ ग्लो भी, कुछ लाइटनिंग, कुछ ग्लो आप लोगों को देखने को मिला, तो इसको फिर हम विजुअल कोरोना कहते हैं। ये खैर इसको फिर हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, इसका पूरा एक चैप्टर है, सही। मगर इतना आप सुन रहे हैं कि कोरोना जो है वो कोरोना डिस्चार्ज ये पार्शियल में आता है, लोकल में आता है। ग्लोबल में इसकी ग्लोबल की अच्छी मिसाल जो है वो लाइटनिंग है, यानी जो आसमानी तंदर की बिजली है, ये बिल्कुल शावर ऑफ डिस्चार्ज होते हैं। शावर जानते हैं ना, फुवारे को कहते हैं। तो बिल्कुल डिस्चार्ज के पूरा फवारा सा होता है चार्जेस का। तो इनको फिर हम कहते हैं कि अब ये कंप्लीट ब्रेकडाउन है, यानी पार्शियल नहीं है, सही। तो इसको ग्लोबल भी कहते हैं। अच्छा, देखिए प्लाज्मा। प्लाज्मा आप लोगों ने सुना होगा कि मैटर का फोर्थ स्टेट है, यानी एक लिक्विड है और सॉलिड्स हैं और गैसेस हैं, और फिर उसके बाद है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है ये आयनाइज्ड पार्टिकल्स हैं, इन्हीं आयंस को हम प्लाज्मा कहते हैं, सिंपल इज दैट, सही है। देखिए आयंस को गैसेस की कैटेगरी में नहीं डाला, उसकी वजह ये है कि आयंस की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल कहूँ कि जो एयर है, सही है, अब ये ट्रांसमिशन लाइन है, और ट्रांसमिशन लाइन के देखिए यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स हैं जो कि न्यूट्रल हैं। देखिए ये भी एयर है, ये भी एयर है, ये भी एयर है, इस तरह ये भी है, ये भी है, ये भी है। सो क्या होगा कि क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं, अगर ये न्यूट्रल फॉर्म में है तो फिर उसको हम गैस कहेंगे कि ये गैस, गैसियस पार्टिकल्स। ये फिर वो थर्ड स्टेट जो गैसियस स्टेट है उसमें आएगा, सही। अगर ये इस इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस की वजह से आयनाइज्ड हो गए, यानी इससे पॉजिटिव और नेगेटिव बन गया, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी आयनाइज्ड फॉर्म में आ गया। अब ये न्यूट्रल नहीं रहा, अब ये आयनाइज्ड। देखिए ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये इसी एयर से ही बना है, मगर अब ये एयर के स्टेट में नहीं आएगा, अब ये फोर्थ स्टेट बन गई इससे, और इस फोर्थ स्टेट को हम कहते हैं प्लाज्मा। उसकी वजह ये है, इसको हमने अलग से स्टेट इसलिए दिया कि गैसेस की जो प्रॉपर्टीज है वो ये है कि वो इंसुलेटर्स हैं, ठीक है। गैसेस जो हैं वो इंसुलेटर्स हैं, अच्छे इंसुलेटर्स हैं। और जो प्लाज्मा है, अब ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो आयनाइज्ड पार्टिकल्स हैं, ये वो कंडक्टिव हैं, ये इंसुलेटर नहीं है, अब ये कंडक्टिव हैं। इससे पहले जो गैसेस था वो क्या था, वो इंसुलेटर था, अब ये कंडक्टर है। देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो आपको पता है कि अब ये कंडक्टिव पाथ शो करता है, सही है। तो उस वजह से इसको हम थर्ड स्टेट में नहीं रखते, इसके लिए अलग से स्टेट बनाया है और उसको हम कहते हैं प्लाज्मा, सही है। सो आयनाइज्ड पार्टिकल्स जो हैं वो, चाहे वो हीट से आयनाइज हो गए हों, चाहे वो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस से आयनाइज बन गए हों, थर्मल स्ट्रेस से आयनाइज बन गए हों,
या साउंड प्रेशर से, ये हम पढ़ेंगे लाइट प्रेशर से आयनाइज हो गए हों, ठीक है। तो ये सारे जो हैं यानी क्या कहलाएंगे, प्लाज्मा कहलाएंगे, चाहे जिस तरीके से भी वो आयनाइज्ड हो गए हों, सही। सो प्लाज्मा में अगर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन गए तो इसको हम न्यूट्रल प्लाज्मा कहते हैं। यानी पॉजिटिव आयंस बने हैं, नेगेटिव आयंस भी बने हैं, मगर इनकी तादाद सेम है। यानी 10 अगर पॉजिटिव आयंस बने हैं तो 10 नेगेटिव भी बने हैं, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये न्यूट्रल प्लाज्मा है प्लाज्मा मगर न्यूट्रल प्लाज्मा। न्यूट्रल प्लाज्मा का मतलब है कि तादाद पॉजिटिव और नेगेटिव की सेम है। और जो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव की तादाद सेम नहीं है, अगर एक 10 है तो दूसरे 20 हैं, तो इस केस में फिर हम इसको कहते हैं कि ये नॉन न्यूट्रल प्लाज्मा है, सही है। अच्छा, कह रहे हैं कि इवन a partially ionized gas in which as little as 1% of the atom are ionized possesses the characteristic of plasma, responds to the magnetic field and have electrical conductivity। यानी कह रहे हैं कि कोई भी गैस है जिसमें अगर 1% पार्टिकल्स आयनाइज हो गए हैं, बाकी 99% जो है वो आयनाइज नहीं है, मगर वो 1% आयनाइज्ड भी अगर हम मैं इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करूँ या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूँ तो ये इसको रिस्पॉन्स देता है, यानी उससे इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो आप इस 1% को भी आप प्लाज्मा की कैटेगरी में डाल सकते हैं। स्पार्क तो आप लोग सब जानते ही हैं कि जब जो वायलेट ग्लो आपको नज़र आता है, यानी द फ्लो ऑफ करंट इन एयर, सिंपली मैं ये कहूँगा कि द फ्लो ऑफ करंट इन एयर इट इज़ कॉल्ड व्हाट, दी प्लाज्मा, सही। यानी आप अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप जब प्लग में स्विच डालते हैं तो अगर वो टाइटली टाइट होता है तो फिर उसमें यानी स्पार्किंग नहीं होती, मगर आप बिल्कुल सिंपल वायर्स हैं, उसमें कोई स्विच नहीं लगा और फिर आप उसको प्लग में डालते हैं तो उसमें काफ़ी गैप होता है, उस गैप की वजह से स्पार्किंग होती है। तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि जो करंट है वो एयर के से होते हुए, यानी एयर के बरास्ता एयर जो है वो कंडक्टर वायर से फ्लो होना स्टार्ट करते हैं। यानी अब ये देखिए लूज वो है, फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, देखिए आपको थोड़ा गैप नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। अब ये देखिए इसके थ्रू जाके फिर जो है यानी वो कंडक्टर से गुजरते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको क्या मिलेगी, स्पार्किंग देखने को मिलेगी। तो दिस स्पार्किंग इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ करंट इन एयर, सही। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एयर है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि एयर एक अच्छा इंसुलेटर है, एक अच्छा डाइलेक्ट्रिक है। सो क्या हुआ कि अब इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका ब्रेक डाउन हो गया है और उसने एक कंडक्टिव पाथ प्रोवाइड की है, इस एयर ने एक कंडक्टिव पाथ प्रोवाइड की है कि जिसकी वजह से वो उसकी कंडक्शन हो गई है। तो इसको फिर हम कहते हैं कि ये है स्पार्क, सही। ओके, सो ये हुआ स्पार्क। देखिए स्पार्क प्लग आपने तो स्पार्क प्लग आप देखिए इसकी अच्छी मिसाल है, बाइक में और उसमें आप गाड़ी में यूज़ करते हैं तो आप देखिए इसमें है गैप, तो इसमें क्या है, एयर है ना, मगर फिर भी इसमें करंट फ्लो होता है। तो जब फ्लो होता है तो यहाँ पे आपको फिर स्पार्क देखने को मिलता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वो एयर करंट जो है वो एयर में से गुजर के इस पाथ को कंप्लीट करता है, तो ये होता है स्पार्क, सही। अब अगर ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो अख्तियार कर लेता है तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये ट्रैकिंग है, सही है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैकिंग रास्ता बनाने को कहते हैं। यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस यहाँ पे है, वो उसने रास्ता बना के वो आखिर यहाँ तक गया है। तो इसको द लीकेज ऑफ करंट थ्रू द सरफेस ऑफ द इंसुलेटर,